हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना एक नया और फर्स्ट चैप्टर जो है नमक का दारोगा कहानी जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है उसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो उसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहे हैं कि आपकी जो ये नई बुक है आप लोगों ने खरीद लिया होगा। और क्या बोलते आरो, है ना। और एक वितान खरीदा होगा, नहीं खरीदे होंगे तो जल्दी से खरीद लीजिए, ताकि हम अपना पाठ जो है आज से स्टार्ट कर ही दिए हैं हमने, है ना। तो जितने लोगों के पास में बुक है तो वो बुक खोल लीजिए और उसमें सबसे पहला वाला पाठ निकाल लीजिए, है ना, जिसमें जीवन परिचय प्रेमचंद जी का लिखा है। यह आरो बुक खोलना है आपको और फर्स्ट जब नंबर का चैप्टर निकाल लेना। और जितने लोगों ने बुक नहीं खरीदे हैं वो एक कॉपी रख लीजिए, रफ कॉपी या रफ रजिस्टर, और उसमें नोट करते जाइए। ये जो हिंदी की कॉपी बनाए हैं उसमें कई चीज़ें जो है आप लोग जब तक बुक नहीं खरीदे हैं तो उसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि नमक यानी जो अपन खाने का नमक है वो उसका दारोगा, दारोगा मतलब क्या होता है कि थानेदार या थाने का कौन होता है, अधिकारी होता है ना। तो ये नमक का जो अधिकारी है वो कौन है, वंशीधर है यहाँ पर, है ना। उसका नाम क्या है, वंशीधर है। ये कहानी है प्रेमचंद जी की। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको बता रहे हैं, है ना, कि क्या प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है ना। अब देखिए, जन्म जो है प्रेमचंद जी का 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। मूल नाम इनका क्या था, धनपत राय। ये सब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपको। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी और उपन्यास एवं कहानी सम्राट ये कहे जाते हैं, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, ये क्या सब है, उपन्यास है। फिर सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में गुप्त धन, कहानी संग्रह, ये करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब क्या है, इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह, ये सब आपकी बुक में दिया है। आपको अच्छे से बिल्कुल नोट्स बनाना है किसका, जीवन परिचय लिखने के लिए। आज का होमवर्क है आपका कि जीवन परिचय आपको कॉपी में नोट करना है ना। अब देख लीजिए, प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, है ना। इनका बचपन जो है अभाव में बीता, बड़ी कठिनाइयों में बीता, संघर्ष में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण ये जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की, मतलब 12वीं के बाद जो 3 क्लास रहती है कॉलेज की वो इन्होंने किया। उसके बाद अंग्रेजी में एमए यानी बाद की 3 क्लास के बाद 2 क्लास और रहती है, जिसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। तो वो 2 क्लास पढ़ने के लिए ये चाह रहे थे कि अंग्रेजी में एमए कर लें, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको क्या करना पड़ा, नौकरी करना पड़ा। और इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने के कारण इन्हें क्या करना पड़ा, नौकरी से त्यागपत्र मतलब इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य जो है अपना सुचारू रूप से चालू किया, इन्होंने शुरू रखा इन्होंने। फिर पत्नी जो थी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, है ना। राजनीतिक संघर्ष जो है उनकी रचनाओं में कैसे सामने आया, सामाजिक संघर्ष के रूप में सामने आया, और जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों था। यानी कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे कई व्यक्ति होते हैं आदर्शवादी होते हैं, अपने पथ पर सही कर्म करने वाले, और दूसरा यथार्थ यानी हमेशा सच्चाई की बात करने वाले, सच्चाई से रहने वाले। तो ऐसे ही प्रेमचंद जी भी थे, आदर्श और यथार्थवादी जो रचनाकार हैं। समझ में आया बच्चों जीवन परिचय। सबसे एक बार और देख लीजिए, ये नमक का दारोगा में जन्म जो है प्रेमचंद जी का 1880 लम्ही नामक ग्राम में, मृत्यु 1936 में। मूल नाम धनपत राय, पत्नी शिवरानी देवी, उपन्यास एवं कहानी सम्राट ये कहे जाते हैं। दारोगा यानी होता है थाने का थानेदार या थाने का अधिकारी, है ना। और यहाँ पर वंशीधर जो है नमक का है वो दारोगा है। और इसके जो ये का है कहानी है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, प्रेमचंद जी है। अब फिर से एक बार आपको रचनाएं सुन लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान,
ये सब आपके उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला, संग्राम की देवी, संग्राम और प्रेम की देवी जो है नाटक है, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है ना। प्रेमचंद जी को कथा साहित्य के शिखर पुरुष भी कहा जाता है। इनका बचपन क्या है, अभाव में बीता, बड़े संघर्षों में बीता है ना। उसके बाद स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की कक्षाएं जो है बीए तक की पढ़ाई की और एमए करना चाहते थे, पर जीवन यापन के लिए नौकरी करना पड़ा। नौकरी भी इन्हें सरकारी मिल गई, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये जुड़े रहने के कारण इन्होंने नौकरी से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया या इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के बावजूद लेखन कार्य इनका चलते रहा है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के बाद भी इनका लेखन कार्य चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजी को खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष क्या था कि उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष को सामने लाना, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यानी जो भी कहानी उपन्यास लिखते थे उनमें जीवन की सच्चाई रहती थी और ये एक आदर्श पुरुष होने के कारण इनकी कहानियों में आदर्श भी रहता था। अब जो है नमक का दारोगा, इसके इस पाठ में, इस कहानी में क्या कहा गया है ये हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, नमक का दारोगा का प्रकाशन 1914 में हुआ था। ये कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है ना, जिसमें आदर्श और यथार्थवाद को बताया गया है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर किसकी जीत है, धर्म की जीत है ना। धन के ऊपर किसकी जीत है, धर्म की जीत है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। धन और धर्म को क्या कह सकते हैं, धन को क्या बोल सकते हैं, धन और धर्म को सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन, एक जो है आलोपी दीन है और एक मुंशी बंशीधर। तो मुंशी बंशीधर क्या है, दो पात्र हैं इसमें। तो पंडित आलोपी दीन और मुंशी बंशीधर जो है ये क्या है, नमक के दारोगा हैं, है ना, और बड़ी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। और जो आलोपी दीन है वो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो ये मुंशी बंशीधर से क्या कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, है ना। तो देखिए आगे, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद यह आलोपी दीन जो है बंशीधर को खरीदना चाहते हैं और वो क्या है, नमक के दारोगा हैं, थानेदार हैं, है ना। तो आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। उनका सिर क्या हो जाता है, मतलब झुक जाता है, अलग कर देते हैं। वो अपने धन की महिमा के कारण उन्हें नौकरी से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अलग करने के बाद भी उनको जब सच्चाई पता चलती तो वे सरकारी महकमे में से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। जब उनको उनकी सच्चाई पता चल जाती है तो वो अपना स्थायी मैनेजर उन्हें नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, यानी उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुहूर्त उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, है ना। यानी उनको अच्छा जो धर्मनिष्ठ जो दारोगा बने थे वहाँ के, तो वैसे ही दारोगा वे बने रहे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। यानी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस कहानी में लोग, उसके बारे में बताया गया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में मतलब सामने आई है। जैसे कि कौन थे निहत्थे, अभिमन्यु के समान किसको बताया गया है, पंडित बंशीधर को बताया गया कि बड़े बड़े ईमानदार दारोगा हैं, है ना, और अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन पंडित आलोपी दीन उन्हें खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के आगे वे झुकना पड़ता है उनको, और उसके बाद अंत में वे उन्हें अपना स्थायी मैनेजर बना लेते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमेशा तुम यहाँ के दारोगा रहो। तो इस प्रकार इस कहानी में क्या बताया गया, भ्रष्टाचार बताया गया है, घूसखोरी, है ना।
जैसे अधिकारी को, अफसर को क्या कर देते हैं हम, घूस दे देते हैं और वो हमारी सब बातें मानने लगता है। तो वैसे ही आलोपी दीन जो है वो सोचते हैं कि बंसीधर मेरी बातों को मान लेगा मगर मैं धन दूंगा तो, परंतु वो अकेले रहते हैं, अकेले इस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन वो उनके आगे झुकते नहीं हैं। और जिस प्रकार अभिमन्यु अकेला महाभारत में बताया गया है ना कि अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु वो चक्रव्यूह में फंस गया था, क्योंकि उसके पास हथियार थे, वो निहत्था था और फंस गया था। लेकिन यहाँ पर जो है बंसीधर फंस नहीं पाते, है ना। प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बनाती है। यदि ज़्यादा ही सच्चाई में रहे तो हम क्या हो जाते हैं, निराशावादी बन जाते हैं तथा मानव चरित्र से हमारा विश्वास उड़ जाता है। यानी एक दूसरे लोग जो भ्रष्टाचार हम पर करते हैं तो उनसे हमारा विश्वास क्या हो जाता है, जो उठ जाता है और हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आती। मतलब एक दो लोग बुराई करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन हम सबको वैसा ही मानने लगते हैं। तो इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है, यानी सच्चाई की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो जब कल जो है हम कहानी बच्चों पढ़ेंगे तो हमको वो कहानी फिर समझ में आ जाएगी। मतलब इस कहानी में कुल मिला के क्या बताया कि बंसीधर ईमानदार है, आलोपी दीन है, उन्हें धन के से खरीदना चाहते हैं, परंतु वो इतने सच्चे रहते हैं बंसीधर कि वो मतलब उनके बहकावे में नहीं आते और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो अकेले क्यों ना पड़ जाए। अभिमन्यु के समान वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अंत में आलोपी दीन को क्या होना पड़ता है, उनके आगे झुकना पड़ता है, उनसे माफ़ी मांगना पड़ता है और स्थायी अंत में वे उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार इस कहानी में क्या बताया गया है, भ्रष्टाचार और घूसखोरी बताया गया है कि लोग, अफसर जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको रिश्वत दी जाए तो वो मतलब अपना काम, अपना मतलब बेईमानी पे उतर आती हैं। परंतु यहाँ पर बंसीधर ऐसे नहीं है, बल्कि वो अपने व्यवहार से सबको क्या कर देते हैं, मतलब सबके जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। और इस कारण से बोला गया है कि ये अगर हम ज़्यादा सच्चाई की ओर रहते हैं, यथार्थवादी रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हम मतलब हम ज़्यादा निराशावादी बन जाते हैं और उसके बाद साथ साथ हमको सभी में बुराई नज़र ना आने लगती है। तो इस प्रकार ये अंत में कहानी का अंत यही बताया गया है कि सत्य की जीत के साथ ही होता है। कहानी का अंत कैसा होता है, सत्य की जीत का। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। आपके लिए होमवर्क में क्या है कि प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और कॉपी चेक कराना है। धन्यवाद बच्चों।